वेलकम वंस अगेन क्लास। हम इकोलॉजिकल हायरार्की के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। हमने पिछली वीडियो लेक्चर में हमने पॉपुलेशन के बारे में देखा था, उसके करैक्टरिस्टिक फीचर के बारे में देखा था। अब हम यहाँ पे आगे देखेंगे। यहाँ पे छोटी छोटी डेफिनेशंस हैं, इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस हैं कि स्पीसीज़ क्या होती हैं, फिर उसके बाद स्पीसीज़ मिलके बनाती है बायोटिक कम्युनिटी क्या है, इकोसिस्टम क्या है, बायोम क्या है और बायोस्फीयर क्या है। ये छोटी छोटी कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस हैं, ये हमें याद भी करनी है और समझनी भी है। सबसे पहले देखिए यहाँ पे स्पीसीज़ क्या होता है। स्पीसीज़ हम बोलते हैं सम टोटल द सम ऑफ ऑल द पॉपुलेशन, जितनी भी पॉपुलेशन है। देखो इकोलॉजिकल हायरार्की हम पढ़ रहे हैं, पहले ऑर्गेनिज्म आएगा, उसमें ऑर्गेनिज्म आया था। ऑर्गेनिज्म क्या है? स्मॉलेस्ट यूनिट है इकोलॉजिकल हायरार्की की। दिस इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ इकोलॉजिकल हायरार्की। और उसके बाद ये मिलके क्या बनाएंगे? पॉपुलेशन। ठीक है, पॉपुलेशन के बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं डिटेल में। उसके बाद ये मिलके बनाएंगे स्पीसीज़। तो यहाँ पे हम स्पीसीज़ की डेफिनेशन देखते हैं। तो स्पीसीज़ की डेफिनेशन क्या हो जाएगी? द सम ऑफ ऑल द पॉपुलेशन, जितनी भी पॉपुलेशन है उनका सम, लेकिन सेम काइंड ऑफ ऑर्गेनिज्म उसमें होने चाहिए। ऑल ओवर द वर्ल्ड हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, पूरे ऑल ओवर द वर्ल्ड की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। दैट इज़ नोन एज स्पीसीज एंड दिस इज़ द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन। दिस इज़ आल्सो द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन। ये हमने +1 में पढ़ चुके हैं हम लोग। फर्स्ट यूनिट के फर्स्ट चैप्टर में ही है ये कि जो स्पीसीज है स्मॉलेस्ट यूनिट होती है क्लासिफिकेशन, जैसे किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस और लास्ट में स्पीसीज। तो स्पीसीज जो है वो क्लासिफिकेशन की सबसे छोटी यूनिट है। लेकिन यहाँ पे ऑर्गेनिज्म जो है दिस इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ इकोलॉजिकल हायरार्की। ठीक है, इकोलॉजिकल है तो इन दोनों में थोड़ा डिफरेंस याद रखना। दिस इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ इकोलॉजिकल हायरार्की दैट वी आर स्टडिंग इन दिस यूनिट एंड दिस इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन, जो है कि हमने +1 में पढ़ा है। तो यहाँ पे स्पीसीज की डेफिनेशन क्या आ जाएगी? जितनी भी पॉपुलेशन को आप मिला दो, लेकिन उसमें सेम काइंड ऑफ ऑर्गेनिज्म होने चाहिए। जैसे एक जैसे फ्रॉग ऑल ओवर द वर्ल्ड की, तो एक स्पीसीज होगी। ह्यूमन बीइंग ऑल ऑफ ओवर द वर्ल्ड के, जिस भी प्लेस पे रहते हैं, जहाँ जिस भी कंट्री में रहते हैं, तो वो क्या होगी? वो एक स्पीसीज बताती है। ठीक है, उसी के आगे देखो स्पीसीज के आगे स्पीसीज मिलके बनाएगी एक बायोटिक कम्युनिटी। तो यहाँ पे हम इसकी डेफिनेशन देंगे द असेंबलेज ऑफ ऑल द पॉपुलेशंस। यहाँ पे पॉपुलेशंस है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और बाद में आप याद कर सकते हैं इसको। ठीक है, द असेंबलेज ऑफ ऑल द पॉपुलेशंस ऑफ डिफरेंट species that function as an integrative unit through co-evolved metabolic transformation in a specific area। यानी किसी भी स्पेसिफिक एरिया आप लेंगे, उसमें जो भी जितनी भी पॉपुलेशंस हैं वो कुल मिला के और डिफरेंट स्पीसीज की हैं, वो एक दूसरे के साथ इंट्रैक्ट करती हैं। ठीक है, दैट फंक्शन एज एन इंटीग्रेटिव यूनिट थ्रू co-evolved metabolic transformation। एनर्जी की ट्रांसफॉर्मेशन होती रहती है फ्रॉम वन सिस्टम टू अनदर। ठीक है, ये हमने पढ़ा, एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड बट इट कैन चेंज फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। तो इसमें एनर्जी का फ्लो जो है वो चलता रहता है। बायोटिक कम्युनिटी, जैसे देखो बायो मतलब लिविंग, तो लिविंग चीज़ बताता है। तो बायोटिक कम्युनिटी मतलब जितनी भी इसमें लिविंग चीज़ें आ जाएंगी। स्पीसीज में क्या होगा? यहाँ पे सारी पॉपुलेशन आ जाएंगी, उसमें एक तरह के ऑर्गेनिज्म होंगे, एक तरह के ऑर्गेनिज्म। और बायोटिक कम्युनिटी में डिफरेंट स्पीसीज के, सिर्फ डिफरेंट स्पीसीज की सारी पॉपुलेशन वो एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करेंगी। डिफरेंट स्पीसीज की सारी पॉपुलेशन जो है वो एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करेंगी, दैट इज बायोटिक कम्युनिटी। इकोसिस्टम देखो यहाँ पे सिर्फ लिविंग आएगा, बायो मतलब लिविंग ही होता है, इकोसिस्टम में दोनों ही आ जाएंगे। लिविंग तो आएगा ही और साथ में प्लस क्या आ जाएगा आपका? एबायोटिक, दैट इज नॉन लिविंग फीस में आ जाएगा। कंपोनेंट्स ऑफ ए पर्टिकुलर ज्योग्राफिकल एरिया, कोई भी आपको ज्योग्राफिकल एरिया दिया गया है, उसके अंदर कितनी लिविंग स्पीसीज है, और वो लिविंग स्पीसीज चाहे प्लांट की है, एनिमल की है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म की है, जिसकी भी हैं, वो एक दूसरे के साथ कैसे इंटरेक्ट करती हैं और अपना जो इन्वायरमेंट है, नॉन लिविंग इन्वायरमेंट है, उसके साथ कैसे इंटरेक्ट करती हैं। इसलिए अपने डेफिनेशन में लिखा है द सम ऑफ बायोटिक एंड एबायोटिक। बायोटिक मीन्स लिविंग एंड बायोटिक हेयर मीन्स लिविंग एंड एबायोटिक मीन्स नॉन लिविंग कॉम्पोनेंट जितने भी हैं। इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे, बायोटिक कौन से हैं, एबायोटिक कौन से होते हैं। ठीक है, बायोम, देखो बायोम जैसे इससे अगला आपका बायोम, ये क्या है? उससे भी ज़्यादा बड़ा आ जाएगा, लार्ज रीजनल या सब कॉन्टिनेंटल बायोसिस्टम है। इसमें एक मेजर वेजिटेशन होगी टाइप, या अदर डिस्टिंक्ट लैंडस्केप होगा करैक्टर, मतलब इसकी एक अपनी पहचान होगी। जैसे टुंड्रा बायोम है, अब टुंड्रा बायोम की वहाँ पे किस तरह की वेजिटेशन है। ठीक है,
अब हरे भरे पौधे तो वहाँ पे टुंड्रा बायोम में बहुत ज़्यादा ठंड होती है, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा डाउन होता है, तो वहाँ पे हरे भरे पौधे तो हो नहीं सकते। तो उस तरह की, जिस तरह का क्लाइमेट वहाँ पे ज़्यादा टाइम तक बना है, उस तरह के रीजन में कैसे पेड़ वहाँ पे प्लांट्स पाए जाते हैं, और कैसे जहाँ जैसे प्लांट्स पाए जाते हैं उसके अकॉर्डिंग वहाँ पे कैसे एनिमल्स हैं, तो ये उसकी अपनी पहचान होती है। दैट इज़ द बायोम। इट इज़ और ये लार्ज एरिया होता है इसके कंपैरिजन में। ये कोई भी ज्योग्राफिकल एरिया हो सकता है, और ये लार्ज एरिया है जिसकी अपनी एक पहचान है। उसमें एक मेजर वेजिटेशन होगी, यानी कि कोई भी एक पेड़ है वो ज़्यादा डोमिनेंट होगा, ज़्यादा नंबर में पाया जाएगा। उसके अलावा भी छोटे मोटे होंगे, लेकिन वो ज़्यादा उनका नंबर नहीं होगा, वो ज़्यादा डोमिनेंट नहीं होंगे, ठीक है। तो एक डोमिनेंट स्पीसीज उसकी जो है प्लांट टाइप की, वेजिटेशन टाइप की, वो उसमें होगी, और उसी तरह के एनिमल्स फिर वहाँ पे होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए बायोस्फीयर, लास्ट में बायोस्फीयर क्या होता है। बायोस्फीयर देखो ये कुछ नहीं, लार्ज इकोसिस्टम है। यहाँ पे लिखा है आल्सो कॉल्ड जायंट इकोसिस्टम। इकोसिस्टम क्या पढ़ा था, सम टोटल ऑफ द बायोटिक एंड एबायोटिक, सम टोटल ऑफ द लिविंग एंड नॉन लिविंग। तो एक लार्ज एरिया में आ जाएगा सम टोटल ऑफ द लिविंग एंड नॉन लिविंग, उसी को हम लास्ट में बोलेंगे बायोस्फीयर हम बोलेंगे। Also called the giant ecosystem is the largest and nearly self-sufficient biological system होता है। जितने भी इकोसिस्टम है वर्ल्ड के वो कॉन्स्टिट्यूट करते हैं बायोस्फीयर को। जैसे फॉर एग्जांपल हाइड्रोस्फीयर में पानी होगा, उसमें अपनी तरह के जलीय जीव जैसे रहते हैं वहाँ पे, जैसे लिविंग बायोटिक वहाँ पे रहते हैं, और उसी तरह के एबायोटिक इन्वायरमेंट के साथ वो इंटरेक्ट करते हैं। एबायोटिक इन्वायरमेंट कौन सा आ गया, उसको वाटर, ठीक है। अभी हम एबायोटिक और बायोटिक डिटेल में हम पढ़ेंगे। अभी सिर्फ इतना समझना है, बायोटिक में सारी लिविंग चीज़ें आती हैं, एबायोटिक में सारी नॉन लिविंग चीज़ें आती हैं, और वो दोनों एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करती हैं। लिविंग आपस में भी इंटरेक्ट करती हैं, और नॉन लिविंग और लिविंग भी आपस में इंटरेक्ट करती हैं। तो उसमें एटमॉस्फेयर भी आ गया, डिफरेंट टाइप ऑफ गैसेस होंगी, और लिथोस्फेयर में लैंड एनिमल्स, लैंड प्लांट्स, इसमें ये सारे आ गए, ठीक है। तो ये सारी डेफिनेशंस आपको यहाँ पे याद करनी पड़ेगी, देखनी पड़ेंगी, ठीक है। तो स्पीसीज क्या होता है, सबसे पहले हम ऑर्गेनिज्म पढ़ा था, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ द इकोलॉजिकल हायरार्की, ठीक है। इसकी कैरेक्टरिस्टिक फीचर आपने पढ़ी थी कि रिप्रोडक्शन कर सकते हैं, उनके पेरेंट्स जो होते हैं उनमें जेनेटिक, जो आगे बच्चे हैं उसमें जेनेटिक वेरिएशंस आती हैं। तो इस तरह की कैरेक्टरिस्टिक इसमें होती हैं। पॉपुलेशन, जो जितने भी ऑर्गेनिज्म को मिला दोगे वो पॉपुलेशन बन जाएगी, ठीक है। पॉपुलेशन की कैरेक्टरिस्टिक फीचर हमने पढ़ी थी सारी, 10 की 11-12 है उतनी हमने पढ़ी थी। स्पीसीज क्या होती है, स्पीसीज होती है जैसे जितनी भी पॉपुलेशन का आप सम कर दोगे, लेकिन उसमें एक तरह के ऑर्गेनिज्म जो है वो होने चाहिए ऑल ओवर द वर्ल्ड से, एंड इट इज़ द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन। बायोटिक कम्युनिटी, इसमें सिर्फ लिविंग चीज़ें होंगी, लिविंग, ओनली द लिविंग, कॉम्बिनेशन ऑफ द लिविंग ऑफ डिफरेंट स्पीसीज, ऑल द पॉपुलेशन ऑफ डिफरेंट स्पीसीज, लिविंग चीज़ें हम यहाँ पे होंगी, लिविंग चीज़ें यहाँ पे होंगी, ठीक है। अब यहाँ पे इकोसिस्टम में बायोटिक तो आएंगे, साथ में नॉन बायोटिक भी आ जाएंगे। बायोम में क्या होगा, लार्ज एरिया होगा, उसकी अपनी पहचान होगी, दैट इज डोमिनेट बाय ए मेजर वेजिटेशन टाइप, और अदर डिस्टिंक्ट लैंडस्केप कैरेक्टरिस्टिक वहाँ पे होंगे। जैसे टुंड्रा में बर्फ ही बर्फ होगी, अमेजोन के जंगलों में पेड़ हरे भरे इस तरह से होंगे, तो इसकी अपनी एक पहचान है। बायोस्फीयर एक जायंट इकोसिस्टम है। ये इकोसिस्टम क्या है, कॉम्बिनेशन ऑफ द लिविंग एंड द नॉन लिविंग, एंड जायंट इकोसिस्टम को हम यहाँ पे बोलेंगे लास्ट में बायोस्फीयर हम बोलेंगे। फॉर एग्जांपल हाइड्रोस्फीयर हो गया, एटमॉस्फेयर हो गया, और लिथोस्फीयर हो गया, ठीक है। अब हम नेक्स्ट हम देखते हैं हम यहाँ पे, दैट इज सम इन्वायरमेंटल फैक्टर। नेक्स्ट देखिए इन्वायरमेंटल फैक्टर्स, और वी कैन आल्सो से इकोलॉजिकल फैक्टर्स। ये 2 टाइप्स के होते हैं, एक है एबायोटिक और दूसरा है बायोटिक। एबायोटिक मतलब जितने भी नॉन लिविंग फैक्टर्स हैं इन्वायरमेंट में उनको हम बोलते हैं एबायोटिक फैक्टर्स, और जितने भी लिविंग फैक्टर्स हैं इन्वायरमेंट में उनको हम बोलते हैं बायोटिक फैक्टर्स। अब इसके देखिए एग्जांपल, जैसे हम एबायोटिक, हम मेन अगर इसको और क्लासीफाई करें तो हम बोल सकते हैं 2 पार्ट्स में डिवाइड है, एक क्लाइमेटिक फैक्टर और दूसरा इडाफिक फैक्टर। इडाफिक फैक्टर्स होते हैं जो सॉइल से रिलेटेड होते हैं, ठीक है। इनको हम डिटेल में अब डिस्कस करने जा रहे हैं, करेंगे इनको आगे वीडियो लेक्चर्स में डिस्कस डिटेल में। देखिए क्लाइमेट फैक्टर्स जो हैं, क्लाइमेट जो है वो किसके ऊपर डिपेंड होता है, मेनली वो डिपेंड होता है टेम्परेचर के ऊपर, ह्यूमिडिटी के ऊपर, लाइट के ऊपर, रेनफॉल के ऊपर, वाटर, एटमॉस्फेरिक गैसेस हो गया, विंड के ऊपर, इन सब के ऊपर जो क्लाइमेटिक फैक्टर जो होते हैं वो डिपेंड होते हैं। इडाफिक फैक्टर में आते हैं सॉइल फैक्टर, दीज आर ऑल नॉन लिविंग फैक्टर्स ऑफ द इन्वायरमेंट, नॉन लिविंग फैक्टर्स ऑफ द एनवायरनमेंट, और दूसरे होते हैं लिविंग फैक्टर। अब लिविंग फैक्टर या बायोटिक फैक्टर्स होते हैं, इसको हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, प्रोड्यूसर, कंज्यूमर एंड डिकम्पोजर। प्रोड्यूसर्स होते हैं जो जैसे दीज आर द ग्रीन प्लांट्स वी कैन से, दे प्रोड्यूस फूड फॉर ऑल द अदर एनिमल्स, ठीक है। खुद ये फोटोसिंथेसिस करते हैं, सेल्फ सफिशिएंट होते हैं, यानी कि ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन इनमें होती है।
ये सारा +1 का ही है, ठीक है, जस्ट रिवीजन करनी है और कौन सी चीज़ कहाँ फिक्स करनी है बस इस चैप्टर में अभी जो पढ़ाऊंगी बस वही यहाँ पे लिखना है, ठीक है। प्रोड्यूसर्स ऑल ग्रीन प्लांट्स, ठीक है, दे हैव ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, वो अपना खाना जो है वो खुद बना सकते हैं। कंज्यूमर जो होते हैं वो इन ग्रीन प्लांट्स के ऊपर डिपेंड होते हैं। मोस्टली एनिमल्स जो होते हैं, हर्बीवोरस एनिमल्स जो होते हैं वो ग्रीन प्लांट्स के ऊपर डिपेंड होते हैं, और कार्निवोरस जो होते हैं वो अदर एनिमल्स के ऊपर डिपेंड होते हैं। और डिकम्पोजर्स में आ जाएंगे माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जो इन दोनों की जो डेड बॉडीज़ है प्लांट्स और एनिमल्स की, उनको डिकम्पोज करते हैं और जो न्यूट्रिएंट्स उनको वापस इन्वायरमेंट में भेजते हैं, ठीक है। तो हम ये जस्ट बेसिक था। देखो अब यहाँ पे ये दोनों जो है वो एक दूसरे के साथ कैसे इंटरेक्ट करते हैं। अब ये ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन तो कर रहे हैं, लेकिन ये नॉन लिविंग चीज़ों के ऊपर डिपेंड है, यानी कि ये एबायोटिक फैक्टर्स जो है इन्वायरमेंट के ऊपर या इन्वायरमेंट के ऊपर या इन्वायरमेंट के एबायोटिक फैक्टर्स उनके ऊपर जो है वो डिपेंड है, और कंज्यूमर्स फर्दर इनके ऊपर डिपेंड है, ठीक है। यानी इनडायरेक्टली डायरेक्टली ये दोनों एक दूसरे के साथ क्या करते रहेंगे, इंटरेक्ट करते रहेंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे सबसे पहले क्लाइमेटिक फैक्टर्स देखिए, क्लाइमेट क्या होता है और वेदर क्या होता है। फर्स्ट वी विल स्टडी, इसको हम बाद में लेंगे, पहले हम जो एबायोटिक फैक्टर्स हैं उनको हम ख़त्म करेंगे। क्लाइमेटिक फैक्टर्स या क्लाइमेट क्या होता है, क्लाइमेटिक फैक्टर्स में क्लाइमेट क्या होता है, क्लाइमेट क्या होता है, एवरेज वेदर ऑफ एन एरिया, ठीक है, दिस इज एवरेज वेदर ऑफ एन एरिया, ठीक है। एक वर्ड होता है वेदर और दूसरा होता है क्लाइमेट। अब इन दोनों में डिफरेंस जो है वो समझना ज़रूरी है। क्लाइमेट क्या होता है, देखो वेदर क्या होता है, जिसको हम बोलते हैं मौसम की जानकारी, वो आती है आज, जैसे रोज़ आती है आज की मौसम की जानकारी, ठीक है। तो ये आपको डेली जो है इन्फॉर्म करेगा, वीकली, आरली, घंटे घंटे के बाद वेदर चेंज हो सकता है, अब टेम्परेचर इतना था, अब डाउन हो गया, अब बढ़ गया, ऐसा हो सकता है, ठीक है। तो वेदर जो होता है वो डेली, आरली, वीकली आपको जो इन्फॉर्म करता रहता है, दैट इज़ वेदर। लेकिन जब तक यही वेदर जो है वो लॉन्ग टाइम तक बना रहे तो उसको हम बोलते हैं क्लाइमेट। अब लॉन्ग टाइम कितने टाइम तक, उसके लिए 50 साल भी लग सकते हैं, 100 साल भी लग सकते हैं। अगर 100 सालों में वेदर जो है एक किसी पर्टिकुलर जोग्राफिकल एरिया का वेदर जो है वो एक जैसा रहता है तो हम उसको उसका क्लाइमेट बोलते हैं, ठीक है। क्लाइमेट की इन्फॉर्मेशन आपको डेली नहीं मिलती है, ये जब वेदर जो है जो डेली आरली आपको इन्फॉर्मेशन आपको मिल रही है वो लॉन्ग टाइम तक बना रहेगा तो वही डिसाइड करेगा, उस जोग्राफिकल एरिया का क्लाइमेट जो है वो डिसाइड करेगा। दैट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द टू, ठीक है। दोनों सेम नहीं है, हालांकि दोनों टेम्परेचर से इफेक्ट होते हैं, ठीक है। जैसे ग्लोबल वार्मिंग है, ग्लोबल वार्मिंग एक दिन का असर नहीं, एक दिन टेम्परेचर बढ़ गया तो आपकी ग्लोबल वार्मिंग आ गई। अब वही वेदर जो है, वही गर्मी जो है वो मेंटेन रहेगी 50-100 सालों तक, तब ग्लोबल वार्मिंग आएगी और तब क्लाइमेटिक चेंजेस वहाँ पे देखने को मिलेगी, ठीक है। तो ये और दूसरा जो है क्लाइमेट दो तरह का होता है, जैसे एक है माइक्रो क्लाइमेट और दूसरा है मैक्रो क्लाइमेट, ठीक है। अब माइक्रो क्लाइमेट हम बोलते हैं किसी भी एक, जब हम किसी छोटे एरिया का, माइक्रो मीन स्मॉल, किसी एक छोटे एरिया का हम क्लाइमेट जो है वो देखते हैं तब हम उसको बोलते हैं माइक्रो क्लाइमेट। मैक्रो में आ जाकर किसी लार्ज एरिया का जब हम क्लाइमेट स्टडी करते हैं, क्लाइमेट देखते हैं तो उसको हम बोलेंगे मैक्रो क्लाइमेट। तो दो तरह के क्लाइमेट है कि आप किसी छोटे एरिया का देखते हैं, बट छोटा सा जोग्राफिकल एरिया, दैट इज़ माइक्रो क्लाइमेट, और कोई बड़ा जोग्राफिकल एरिया है दैट इज़ मैक्रो क्लाइमेट, ठीक है। जैसे इसमें कोई फॉरेस्ट हो सकता है बड़ा, या इससे बड़ा एरिया कोई हो सकता है, और ये छोटा सा कोई भी जोग्राफिकल एरिया उसको हम बोलेंगे दैट इज़ माइक्रो क्लाइमेट। ओके, नेक्स्ट वीडियो में हम देखते हैं इफेक्ट ऑफ लाइट ऑन प्लांट्स एंड एनिमल्स। थैंक यू क्लास।